तो आज की इस वीडियो में आपके 30 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। तो मैंने इसमें 6 टॉपिक बताई हैं, जिसमें से पहला टॉपिक है गद्य जीवन परिचय, और इसमें है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। फिर उसके बाद है पद्य जीवन परिचय, इसमें तुलसीदास का जीवन परिचय पढ़ाया गया है और उसके बाद सूरदास का जीवन परिचय पढ़ाया गया है। फिर उसके बाद है मुक्तिदूत खंड काव्य, इसमें गांधी जी का चरित्र चित्रण पढ़ाया गया है जो कि हर साल आता है। फिर उसके बाद है श्लोक, 2 श्लोक इसमें याद करना है जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। फिर उसके बाद है मानम हित्वा प्रियो भवेत्। फिर उसके बाद है पत्र, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पत्र इसमें बताया गया है इस वीडियो में, मोहल्ले की समुचित साफ सफाई। उसके बाद है शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन पत्र, अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। फिर उसके बाद है निबंध, मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 निबंध है इसमें, जो कि सबसे पहला है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, फिर दूसरा है बेरोजगारी की समस्या, फिर तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान। ये निबंध लगातार इस टाइम पूछे जा रहे हैं पिछले 5 सालों से। फिर उसके बाद सबसे पहले टॉपिक पर चलते हैं, जीवन परिचय। पहले टॉपिक का पहला जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है। जिस तरह मैंने बताया है इसी तरह लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर उसके बाद लिखना है संक्षिप्त परिचय, और संक्षिप्त परिचय में लिखना है, सबसे पहले लिखना है नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर लिखना है जन्म 1884 ईस्वी, जन्म स्थान बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, मृत्यु वर्ष 1941। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है जीवन परिचय, बहुत ही आसान शब्दों में है, बहुत ही जल्द याद भी हो जाएगा। तो जीवन परिचय में लिखना है हिंदी भाषा के उच्च कोट के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, और इसमें लिखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की सबसे प्रसिद्ध रचना हिंदी साहित्य का इतिहास है। इस पुस्तक में इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास का वर्णन किया। शुक्ल जी मानते थे कि साहित्य का संबंध जीवन और समाज से होता है। उनकी भाषा सरल और स्पष्ट है। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के कारण उन्हें महान आलोचक कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन वर्ष 1941 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है इनकी रचनाएं, और रचनाओं में लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। तो नंबर 1 पे लिखना है हिंदी साहित्य का इतिहास, नंबर 2 पे लिखना है चिंतामणि, नंबर 3 पे लिखना है कहानी, नंबर 4 पे लिखना है त्रिवेणी, नंबर 5 पे लिखना है सूरदास। 5 ही रचनाएं लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखना। फिर उसके बाद है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, इसमें भी उसी तरह सबसे पहले नाम लिखना है जयशंकर प्रसाद, फिर उसके बाद हेडिंग डालना है संक्षिप्त परिचय, और संक्षिप्त परिचय में लिखना है, पहले नाम लिखना है जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी वाराणसी, पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी, मृत्यु 1937 ईस्वी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है जीवन परिचय, और इसमें लिखना है जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद और माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर उसके बाद है साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय में लिखना है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में एक माना जाता है। उन्होंने कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास सभी विधाओं में रचनाएं की। उनकी रचनाओं में देश प्रेमी, प्रकृति प्रेम, मानव भावना, इतिहास और आध्यात्मिकता का सुंदर वर्णन किया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं, और इनकी रचनाओं में लिखना है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। नंबर 1 काव्य, इसमें लिखना है कामायनी, आंसू झरना। नंबर 2 पे है नाटक, और इसमें लिखना है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। और नंबर 3 पे है कहानी संग्रह, और इसमें लिखना है छाया प्रतिध्वनि। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है जीवन परिचय तुलसीदास का। इसमें भी उसी तरह लिखना है, सबसे पहले ऊपर नाम लिखना है, फिर हेडिंग डालना है संक्षिप्त परिचय, और लिखना है नाम तुलसीदास, जन्म 1532 ईस्वी, जन्म स्थान बांदा जिला राजापुर गांव, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, मृत्यु 1623 ईस्वी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है जीवन परिचय, हेडिंग डालना है जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। ये सरयू पारड़ी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अमुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय में लिखना है गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस लिखा। उनकी भाषा सरल और भावपूर्ण थी, इसलिए आम लोग भी उनकी रचनाएं आसानी से समझ पाते थे। उन्होंने दोहा, चौपाई और सोठा छंदों का प्रयोग किया। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली है। तुलसीदास का साहित्य भक्ति भावना से भरा हुआ है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है इनकी प्रमुख रचनाएं, इसमें लिखना है तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पे लिखना है रामचरितमानस, नंबर 2 पे लिखना है विनय पत्रिका, नंबर 3 पे लिखना है कवितावली, नंबर 4 पे लिखना है गीतावली, नंबर 5 पे लिखना है दोहावली, नंबर 6 पे लिखना है हनुमान चालीसा, नंबर 7 पे लिखना है जानकी मंगल। तो बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 ही रचनाएं लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखना, 5 ही काफ़ी हैं। फिर उसके बाद है सूरदास का जीवन परिचय, और इसमें उसी तरह लिखना है, ऊपर नाम लिखना है सूरदास, फिर संक्षिप्त परिचय लिखना है, और संक्षिप्त परिचय में लिखना है नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, जन्म स्थान रूनकता, पिता का नाम पंडित रामदास, मृत्यु 1583 ईस्वी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है जीवन परिचय, और जीवन परिचय में लिखना है महाकवि सूरदास का जन्म रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के घर में हुआ था। पंडित रामदास सरस्वती ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है साहित्यिक परिचय, और इसमें लिखना है सूरदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम और भक्ति का सुंदर वर्णन किया। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें वात्सल रस का सम्राट कहा जाता है। उनकी भाषा सरल, मधुर और भावपूर्ण है।
सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है इनकी प्रमुख रचनाएं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। नंबर 1 पे है सूरसागर, नंबर 2 पे है साहित्य लहरी, नंबर 3 पे है सूरसारावली। फिर उसके बाद है गांधी जी का चरित्र चित्रण, जो कि हर साल पूछा जाता है। इनका चरित्र चित्रण हर साल पूछा जाता है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। और इसमें लिखना है सबसे ऊपर गांधी जी का चरित्र चित्रण हेडिंग डालना है। फिर इसमें लिखना है परिचय, यहाँ पे परिचय लिखना है। फिर उसके बाद इसमें लिखना है डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्त दूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है, जो इस प्रकार है। फिर इसके बाद लिखना है, हेडिंग डालना है सत्यवादी। गांधी जी एक सत्यवादी महापुरुष थे। सत्य और अहिंसा के द्वारा ही इन्होंने देश को आज़ाद कराने का सफल प्रयास किया। उनके द्वारा चलाए जाने वाले सत्याग्रह आंदोलन से इनके सत्यवादी होने का प्रमाण मिलता है। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है कुशल राजनीतिज्ञ, और इसमें लिखना है गांधी जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाए जा रहे प्रणाली को पहले से ही समझ जाते थे और उनसे एक कदम आगे रहने का प्रयास करते थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है देश प्रेमी, और इसमें लिखना है देश प्रेम की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। वह आजीवन अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करते रहे। वे देश प्रेम के कारण ही अंग्रेज़ों का विरोध करते थे। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है एकता के समर्थक, और इसमें लिखना है गांधी जी कभी भी मानव में अंतर नहीं मानते थे। वे सभी को सुखी एवं समृद्ध देखना चाहते थे। उन्होंने भारत की संपूर्ण जनता को एकता के सूल में बांधने का प्रयास किया। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है स्पष्ट वक्ता व नेता। गांधी जी एक कुशल नेता थे। वे अंग्रेज़ों से जूझने के लिए रोजाना नई रणनीति बनाते थे। इसी गुण के कारण उन्हें राष्ट्रीय पिता कहा जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है निष्कर्ष, लास्ट हेडिंग है निष्कर्ष, और इसमें लिखना है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक सत्यवादी, ईमानदार, राजनीतिक एवं कुशल नेता थे। फिर उसके बाद है श्लोक, जो कि पेपर में आता है। कोई दो लाइन की श्लोक लिखना पड़ता है, तो इन दोनों में से कोई एक याद कर लेना या दोनों याद कर लेना। इसमें सबसे पहली श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और दूसरे नंबर पे है मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न शोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत्। तो इन्हें जरूर याद कर लेना। फिर उसके बाद है पत्र लेखन, और पत्र लेखन में ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। अपने निवास स्थान में मोहल्ले की समुचित साफ सफाई के लिए उपयुक्त पदाधिकारी को पत्र लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आता जरूर है। फिर इसके उत्तर में लिखना है सेवा में। फिर उसके बाद डाल देना है दिनांक, जो भी दिनांक हो। फिर उसके बाद लिखना है नगर निगम, और स्वास्थ्य अधिकारी बाराबंकी डाल लेना है। फिर विषय लिखना है मोहल्ले की नाली और सड़कों आदि की साफ सफाई के संबंध में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद लिखना है महोदय, और इसमें लिखना है इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारा क्षेत्र एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ की नालियों की गहराई का स्तर सारे क्षेत्र में एक सा नहीं है, जिसके कारण नालियाँ अक्सर भरी रहती हैं। इतने बड़े क्षेत्र के लिए मात्र एक सफाई कर्मी है, और वह भी प्रतिदिन नहीं आता। आपसे विनम्र निवेदन है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए एक बार स्वयं हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करने का कष्ट करें, ताकि पत्र में लिखी सारी बातों की सत्यता को जांचा जा सके। निरीक्षण तथा उचित कदम की प्रतीक्षा लें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद लिखना है
धन्यवाद। फिर लिखना है धन्यवाद, फिर प्रार्थनी XYZ कुछ भी लिख देना या आबासा। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफ़ी के लिए एक आवेदन पत्र। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। फिर इसमें लिखना है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। फिर जो भी विद्यालय हो विद्यालय का नाम लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लिखना है विद्यालय का। फिर विषय में लिखना है शुल्क माफ़ी के लिए आवेदन पत्र। फिर इसमें लिखना है महोदय, और इसमें लिखना है सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10A का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिता अभिभावक की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी आय कम होने के कारण वे मेरी विद्यालय की फीस जमा करने में असमर्थ हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी फीस में कुछ छूट या पूरी फीस माफ़ करने की कृपा करें, जिससे मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रख सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी, जो भी हो। फिर उसके बाद लिखना है धन्यवाद। चलिए इसी सुन ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना है भवदीय, और इसमें लिखना है आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा। नाम लिखना है, नाम की जगह XYZ लिख लेना, ज़्यादा सही रहेगा। फिर कक्षा 10th जो ABC जो भी हो, और रोल नंबर कुछ भी भर देना। फिर दिनांक सही से भरना। फिर उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है, हर साल आता है, तो इसे ज़रूर तैयार कर लो अच्छे से। तो इसमें लिखना है, सबसे पहले हेडिंग डालना है रूपरेखा। पहले ऊपर हेड डालना है नाम पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है प्रस्तावना पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समाधान, पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव, और उसके बाद लास्ट में उपसंहार लिखना है। उसके बाद हेडिंग डालना है प्रस्तावना, और इसमें लिखना है पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है। इसमें वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे और जीव जंतु शामिल हैं। पर्यावरण से ही हमें शुद्ध हवा, पानी और भोजन मिलता है। आज मानव की गलत गतिविधियों के कारण पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जो एक गंभीर समस्या बन चुका है। प्रस्तावना में इतना ही लिखना है। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, और इसमें लिखना है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ है वातावरण का दूषित होना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। इसके मुख्य प्रकार हैं कारखानों का धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, पेड़ों की कटाई और नदियों में गंदगी डालना प्रदूषण को बढ़ाता है। इससे मनुष्य को अनेक बीमारियां होती हैं और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। चलिए सीन छोड़ ले लीजिए। फिर उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण की समाधान, और इसमें लिखना है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, वाहनों का कम उपयोग करना चाहिए और सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना चाहिए। कारखानों के कचरे को नदियों में नहीं डालना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक होना आवश्यक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हेडिंग डालना है पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव। अब इसके प्रभाव देखते हैं। इसमें लिखना है पर्यावरण प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे दमा, पीलिया और अन्य रोग फैलते हैं। प्रदूषण के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद लिखना है लास्ट हेडिंग है उपसंहार। उपसंहार हेडिंग जरूर डालना है, लास्ट में ये पड़ती है। और इसमें लिखना है अंत में यही कहा जा सकता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। यदि आज हमने पर्यावरण को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाना चाहिए। फिर इसके बाद अगला जो है निबंध बेरोजगारी की समस्या। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है। और इसमें लिखना है सबसे पहले हेडिंग रूपरेखा, और इसमें लिखना है प्रस्तावना बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी के दुष्परिणाम, बेरोजगारी के समाधान, उपसंहार। रूपरेखा में यही लिखना होता है जो पूरे
निबंध में हेडिंग होती हैं यही पढ़ती हैं। फिर उसके बाद है प्रस्तावना हेडिंग है, और इसमें लिखना है बेरोजगारी आज भारत की एक बड़ी समस्या और आर्थिक समस्या है। जब कोई योग्य और सक्षम व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी का प्रभाव व्यक्ति के साथ साथ पूरे समाज और देश पर पड़ता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है बेरोजगारी की समस्या, और इसमें लिखना है आज देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है लेकिन रोजगार के साधन उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत से पढ़े लिखे युवक युवतियां भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उद्योगों की कमी, तकनीकी बदलाव और शिक्षा तथा रोजगार में तालमेल न होना बेरोजगारी के मुख्य कारण हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हेडिंग है बेरोजगारी के दुष्परिणाम, और इसमें लिखना है बेरोजगारी से व्यक्ति में निराशा, तनाव और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। इससे गरीबी बढ़ती है और परिवार का जीवन कठिन हो जाता है। बेरोजगारी के कारण अपराध, भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयां भी बढ़ती हैं। इससे देश का विकास भी प्रभावित होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है बेरोजगारी के समाधान, और इसमें लिखना है बेरोजगारी को दूर करने के लिए नए उद्योग और कारखाने स्थापित करने चाहिए। शिक्षा प्रणाली को रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए। युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए। स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देकर भी रोजगार के अवसर बढ़ाया जा सकता है। फिर उसके बाद लास्ट हेडिंग है उपसंहार, और इसमें लिखना है अंत में कहा जा सकता है कि बेरोजगारी देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। यदि समय रहते इसका समाधान न किया गया तो समाज में असंतोष बढ़ सकता है। इसलिए सरकार और जनता को मिलकर बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। फिर उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि की समस्या और समाधान। यह भी निबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है। और इसमें लिखना है सबसे पहले रूपरेखा, और इसमें लिखना है रूपरेखा में सबसे पहली हेडिंग होती है प्रस्तावना, फिर दूसरी हेडिंग होती है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, फिर तीसरी हेडिंग है जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, फिर चौथी हेडिंग है जनसंख्या वृद्धि के समाधान, फिर पांचवी है उपसंहार। फिर उसके बाद प्रस्तावना में लिखना है भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। जब किसी देश में लोगों की संख्या सीमित संसाधनों से ज़्यादा हो जाती है तो कई समस्याएं पैदा होती हैं। जनसंख्या वृद्धि न केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती है बल्कि समाज और पर्यावरण पर भी दबाव डालती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि की समस्या, और इसमें लिखना है जनसंख्या वृद्धि की समस्या अत्यधिक जनसंख्या के कारण रोजगार की कमी, गरीबी, स्वास्थ्य समस्याएं और शिक्षा में अव्यवस्था जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, भोजन और जमीन पर दबाव बढ़ जाता है। शहरी क्षेत्रों में भीड़ और प्रदूषण भी बढ़ता है। फिर जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, और इसमें लिखना है जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती है। बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना मुश्किल हो जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव पड़ता है। इसके कारण अपराध, सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ती हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है जनसंख्या वृद्धि के समाधान। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। शिक्षा और विशेषकर महिला शिक्षा पर जोर देना चाहिए। जन्म दर को नियंत्रित करने के लिए लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। सरकार को भी योजनाएं बनाकर लोगों को समर्थन देना चाहिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद है उपसंहार, लास्ट हेडिंग है।
और इसमें लिखना है, अंत में कहा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि देश की प्रगति में बाधा है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो संसाधनों की कमी और समस्याएं बढ़ेंगी। इसलिए सभी को मिलकर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय अपनाना चाहिए। अगर आप लोग ये टॉपिक तैयार कर लोगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।